अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमारे पास चैप्टर नंबर 10 आज हमें स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 10 है बेटा जी बेसिकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर का नेम क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि हमने ऑप्टिक्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं, डिवाइसेस जिसे हम बोलते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसा कि लेंसेज है, मिरर है, ठीक है, यानी वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो लाइट से रिलेटेड है, उन सबको आज हमने क्या करना है, इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो बेटा जी इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस का क्लियर होना जरूरी है, इसलिए आज हमारे पास जो टॉपिक है वो भी बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिक डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, ठीक है बेटा जी। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को देखने के लिए हमारे पास भाई मैंने पहले बताया कि वो इंस्ट्रूमेंट जो से हमारे पास क्या होते हैं, जो लाइट को यूज करते हैं, ऑप्टिक्स को यूज करते हैं, लेंसेज ग्लासेस को यूज करते हैं, तो वो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे ये दो तरह के होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कितने टाइप्स के होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स? दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इमेज फॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है एनालाइजिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा बेटा जी, और इमेज फॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? अभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो इमेज को फॉर्म करते हैं, जैसे कि लेंस, मिरर, ये सारे के सारे, माइक्रोस्कोप, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, इमेज फॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे पास क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं, इमेज बना के हमारे पास इसका काम करते हैं। उसके बाद आता है एनालाइजिंग इंस्ट्रूमेंट। एनालाइजिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एनालाइज करने के लिए, तज्जिया करने के लिए यूज होते हैं। किसी भी सैंपल का तज्जिया हमने करना है, उसमें हमने चीजों को रीड करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उन्हें बोलते हैं एनालाइजिंग इंस्ट्रूमेंट। दोनों ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल स्पेक्ट्रोमीटर है। बट ये जितनी भी मैंने एग्जांपल पढ़ाई है, ये सारी की सारी हमने अपने इस चैप्टर में क्या करनी है, डिटेल से डिस्कस करनी है। तो अब हमारे पास इन इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन जो हैं उनका क्लियर होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। सबसे पहली डेफिनेशन आई थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? इसका मतलब यह है कि वो कम से कम फासला जिसके ऊपर हमारी नॉर्मल आंख क्या कर सकती है, एक इमेज को वाज़ेह तौर पे देख सकती है। जैसा कि हमारे पास कभी होता है, अपने घर में भी एक पेंसिल लीजिएगा, अपनी आंख के करीब लाते रहिएगा, आप पेंसिल को एक खास हद तक अपनी आंख से देख सकते हो। जब आप बिल्कुल उसको अपने करीब ले आओगे तो तब आप क्या करोगे, उसको वाज़ेह तौर पे उसे देख नहीं सकोगे पेंसिल की नोक को। तो वो हमारे पास कम से कम फासला जिसके ऊपर आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को वाज़ेह तौर पे देख लेते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इसकी जो वैल्यू है 25 सेंटीमीटर है। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो इसकी वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पास जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास आई थी लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन से क्या मुराद है? लीनियर मैग्निफिकेशन से मुराद है, अभी आपने सिर्फ ना डेफिनेशंस को समझना है, इनका जब हम यूज करेंगे तब आप हमारे पास बहुत इसे डिटेल से समझ लेंगे। अच्छा, अभी मैंने क्या है कि इमेज फॉर्मिंग भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट भी होगा, आप उस ऑब्जेक्ट का क्या करोगे, इमेज बनाओगे। इमेज आप इस तरह समझ ले जैसा कि आप लोग घरों में मिरर देखते हैं, आप लोग घरों में मिरर देखते हैं, आपको अपना ही जो सा है वो रिफ्लेक्शन नजर आता है उसमें। तो जब आप मिरर देखते हैं तो वो जो मिरर में आपको इंसान नजर आता है जिसकी शक्ल आप जैसी होती है, वो असल में आपका इमेज होता है। ठीक है बेटा जी। तो कभी कभार हमारे पास इमेज, यहाँ आप कभी अंधेरे में चल रहे हैं और एक बल्ब चल रहा है, तो आप देखेंगे आपका इमेज बन रहा होता है। कई मरतबा वो इमेज बहुत बड़ा होता है, कई मरतबा वो इमेज बहुत छोटा होता है। हम घरों में खेलते भी हैं, बल्ब के आगे अपना हाथ इस तरह रख लेते हैं, वो हमारा हाथ का इमेज आगे बनता है, उससे ड्रोनी सी शक्लें बन जाती हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास सारे के सारे इमेज हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन होती है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा जी, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जितना इमेज का साइज है जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा करना, कि कितना बड़ा होगा वो। ठीक है, कितना छोटा होगा ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को, डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने हमेशा याद रखना है, ऑप्टिक्स में जो क्यू है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, और पी भी किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। डिफरेंस क्या है, क्यू रिप्रेजेंट करता है इमेज के डिस्टेंस को, क्यू किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इमेज के डिस्टेंस को, और पी किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पी रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम इसको इस तरह में डिफाइन कर सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को, डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट से है, कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उससे ऑब्जेक्ट कितना दूर पड़ा हुआ और उससे इमेज कितनी दूर बन रही है। ठीक है बेटा जी। तो ये सारी की सारी हमारे पास डिटेल थी लीनियर मैग्निफिकेशन के ऊपर। उसके बाद आया था हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन।
बेटा अब एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है? एंगुलर मैग्निफिकेशन भी मैंने अभी बताया, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, कितना बड़ा हुआ है, एनलार्ज कितना हुआ है, वो हमने डिटरमिन करना होता है, उसकी रेशो हमने लेनी होती है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन बेटा जी हमारे पास बनती है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारी आंख ऑब्जेक्ट को पहले देख रही थी, तो जब हमारी आंख ऑब्जेक्ट को देख रही थी तो उस सब्जेक्ट का कोई ना कोई एंगल हमारी आंख पे बन रहा होगा, उस एंगल को हम बोल रहे हैं अल्फा। और हमारे पास जो इमेज बनी है उस इमेज का भी कोई ना कोई एंगल होगा सर्टेन, उस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, बीटा। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये है बेटा हमारे पास जो है एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन आई थी रिजॉल्विंग पावर की। रिजॉल्विंग पावर हमारे पास क्या है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्या है, एबिलिटी है, जिससे वो क्या करता है, माइनर डिटेल को रिजॉल्व करके आपको दिखा देता है। जैसा कि आप लोग बेटा अपने घरों में स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इस वक्त भी कर रहे होंगे, तो स्मार्टफोन्स में अगर आपने कोई पिक्चर ली हुई है, आप पिक्चर को जूम करते हो, तो हर स्मार्टफोन की एक अपनी एबिलिटी होती है कि वो एक पिक्चर को कितना एनलार्ज कर सकता है, कितना जूम कर सकता है। कुछ मोबाइल फोन्स में क्या होता है, आप थोड़ा सा ही जूम करते हो, उसकी जो सी पिक्चर की वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, हमारे पास आपको डिटेल नहीं मिलती, बल्कि आपको क्या होता है, आपके जो से ग्राफिक्स हैं वो रिजॉल्व नहीं होते, बल्कि वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद आपको इमेज वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आती। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, कुछ मोबाइल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, आप उनमें जितनी मर्जी पिक्चर जूम कर लें, पिक्चर डिस्टॉर्ट नहीं होती। तो ये क्या बात है कि एक मोबाइल में पिक्चर डिस्टॉर्ट जल्दी हो रही है और एक में आप जितना मर्जी जूम कर रहे हैं पिक्चर डिस्टॉर्ट नहीं हो रही, पिक्चर नहीं टूट रही। तो वो उनकी रिजॉल्विंग पावर है, वो उनकी हमारे पास क्या रिजॉल्विंग पावर कि वो जिसमें हमारे पास हमने क्या बताया, ये एबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट की, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एबिलिटी है, जिससे वो क्या करता है कि माइनर डिटेल दिखाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी माइनर डिटेल देख सकते हैं। बेटा ये जो रिजॉल्विंग पावर है इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा मिनिमम के। अब अल्फा मिनिमम क्या है, इट इज द मिनिमम एंगल which two point source formed at the instrument by which it take two distinct spots on the instrument image। भाई हमारे पास ये वो कम से कम छोटे से छोटा एंगल है, जिससे हमारे पास क्या होता है कि आप अगर इसको इस तरह समझे ना, तो मैंने ये दो डॉट्स लगाए हैं बोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो वो कम से कम एंगल जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट को डिस्टेंस कर सकते हैं। अभी मैं यही दो पॉइंट इस तरह लगा दूं, बहुत कम वाज़ेह हो रहे हैं, बिल्कुल एक ही पॉइंट लग रहा है, तो ठीक है भी हम इसको क्या बोल रहे हैं कि दो पॉइंट सोर्स है, उससे हमारे पास क्या कर रहे हैं, आप हमारे लाइट जा रही है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो कम से कम एंगल जिसके ऊपर हमारे पास उन दोनों पॉइंट सोर्स से जो लाइट है वो डिस्टिंक्ट रहेगी, लहदा रहेगी, वो छोटे से छोटा एंगल, यानी उससे एंगल छोटा कर दोगे फिर वो लहदा नहीं रहेगी, बल्कि आपस में मर्ज अप हो जाएगी। तो वो छोटे से छोटा एंगल जिसके ऊपर वो हमारे पास लहदा रहे, उससे छोटा करेंगे तो मिल जाएंगी दो पॉइंट सोर्स की लाइट्स आपस में, उस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा मिनिमम। और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपकी सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, तो आपने इसे एज इट इज रट्टा लगाना है कि अल्फा मिनिमम जो है 1.22 लैम्डा ओवर डी के इक्वल होता है। यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है, लैम्डा हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, जो लाइट आप यूज कर रहे हो, मैंने पहले बताया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो लाइट तो यूज होगी। और डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास डायमीटर है लेंस का, जो भी लेंस आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका क्या है, डायमीटर है। अच्छा बेटा इसकी वैल्यू पर पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा डी ओवर 1.22 लैम्डा। अब ये हमारे पास इन केस ऑफ ग्रेटिंग भी आप लोगों को पता, आपने पिछले चैप्टर में ग्रेटिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी। तो ग्रेटिंग के लिए जो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला बनता है वो बनता है लैम्डा ओवर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, मैथमेटिकल प्रूफ है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपने सिर्फ फार्मूला याद रखना है। तो बेटा हमारे पास क्या है, अगर हाई रिजॉल्विंग पावर की ग्रेटिंग है तो वो हमारे पास क्या कर सकती है, दो वेवलेंथ को सेपरेट करने में यूज हो सकती है। तो ये रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है। अब नीचे ये फार्मूला भी ग्रेटिंग के लिए ही है, ये मेरे पास क्या है, मैंने ग्रेटिंग से, आप लोगों को पता है ग्रेटिंग के ऊपर लाइट फॉल करेंगे तो हमारे पास पैटर्न बना देगी, उसका इंटरफेरेंस पैटर्न जिसे हम बोलते हैं, ठीक है बेटा तो मेरे पास क्या है, ये nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है, ये nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है। और कैपिटल एन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग। आप लोगों को पता है ग्रेटिंग कैसे बनती है, उसके ऊपर लाइंस होती हैं, स्क्रैचेस होती हैं, तो n है नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग और m है nth ऑर्डर फ्रिंज। तो आपने nth ऑर्डर फ्रिंज की रिजॉल्विंग पावर देखनी है, उसका फार्मूला ये है, ठीक है बेटा तो ये सारे का सारा बेसिक था हमारे पास चैप्टर नंबर 10 के बारे में। ये चैप्टर का नाम ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो आपने हर वीडियो में, अब इसके बाद तो ये मैंने बेसिक डेफिनेशन सारी क्लियर करवा दी है, इसके बाद जब भी इस चैप्टर में कोई भी लेक्चर अपलोड होगा तो वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ही हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए घरों में रहें, सेफ रहें।